हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है आपके अपने चैनल वेव्स एडुकेयर में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स 27 दिसंबर 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का पेपर 1 का सीटीपी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जितनी भी दोस्तों मतलब कि एग्ज़ाम हुई थी, यानी 27 दिसंबर से पहले वाली जितनी भी एग्ज़ाम थी, 16 दिसंबर हो या 20 हो 22 हो, जो भी हो, सारी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं दोस्तों। सीटीपी ईवीएस मैथ तीनों का प्लेलिस्ट में सारी वीडियो सीरियल वाइज आप जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे वो सारी वीडियो को आप देख लेंगे तो इस वीडियो को आप देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप खुद ब खुद कर लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों मैच करते हैं हर शिफ्ट में देखा जाए तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं 30 क्वेश्चन सीडीपी का क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ये ऑनलाइन जो पेपर हुआ था 2021 में, वही दोस्तों सेम पेपर है और इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। जो ऑफिशियल आंसर की है उसके साथ दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत आते हैं। बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत क्या आते हैं फ्रेंड्स? केवल गुणात्मक परिवर्तन आते हैं, केवल मात्रात्मक परिवर्तन आते हैं, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों आते हैं, नहीं गुणात्मक नहीं मात्रात्मक। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा कि नहीं गुणात्मक नहीं मात्रात्मक, केवल वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों परिवर्तन आते हैं। ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल आपने पढ़ा होगा, तो इसमें से पूछा गया है फाइन मोटर स्किल, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, जो महीन काम होते हैं जिसमें हम मसल का कम यूज़ करते हैं, जैसे कूदना हो गया, दौड़ना हो गया, तैरना हो गया, इसमें मसल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है दोस्तों। लिखने में मसल्स का कम इस्तेमाल होता है, या शर्ट का बटन लगाने में, इस तरह की जो महीन चीज़ें होती है, ये दोस्तों सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का एग्जाम्पल होता है। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की बात करें, बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है? संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है? किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण, गर्भधान से जन्म तक का विकासात्मक चरण, शैशवावस्था से प्रारंभिक वयस्क अवस्था में पारगमन का विकासात्मक चरण, किसी व्यक्ति में अंतःस्राव में हुए अचानक परिवर्तनों का विकासात्मक चरण। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा गया है विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण। तो संवेदनशील चरण हो जाएगा किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण। ये दोस्तों संवेदनशील चरण हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है, यानी कि पीर ग्रुप जो होते हैं उनके संदर्भ में क्या बातें सही है। या 4 बातें यहाँ पर दी गई है, कौन सी बातें सही है ये आपको चूज करना है। बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में पीर ग्रुप का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये बात सही है। बच्चों के समाजीकरण में पीर ग्रुप का कोई भूमिका नहीं होती है, तो ये तो बात गलत है, ऐसी बात नहीं है। समाजीकरण में उनके जो पीर ग्रुप होते हैं, जो समकक्षी समूह होते हैं, उनका भी भूमिका होता है। बच्चों के समाजीकरण में उनकी लघु लेकिन निरर्थक भूमिका, ये भी बात गलत है, निगेटिव है। यह द्वितीयक समाजीकरण का कारक नहीं है, गलत बात है। ये द्वितीयक समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार जो होता है वो प्राथमिक समाजीकरण का कारक होता है दोस्तों, प्राथमिक समाजीकरण होता है, और जो समकक्षी समूह होते हैं द्वितीय समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा राइट ऑप्शन। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सी उप अवस्था लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है? अब देखिए फ्रेंड्स, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्था पर मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है, उसको आप जाकर देख लीजिएगा। इनके दोस्तों 3 लेवल होते हैं और हर लेवल में 2-2 स्टेज होते हैं। तो टोटल कितने स्टेज हो गए? 3 × 2 यानी कि 6 स्टेज हो गए। 6 स्टेज होते हैं और 3 लेवल होते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर उप अवस्था यानी कि 3 अवस्था आप बोल सकते हैं, और इनके अंदर जो 2-2 उप अवस्था होते हैं, जो 6 होते हैं, इसको उप अवस्था बोल सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर 3 जो लेवल होते हैं उसमें आपका होता है प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, ये होता है।
फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे पूछा गया है पारंपरिक अवस्था यानी कि कन्वेंशनल स्टेज के अंतर्गत उप अवस्था कौन सी है? अनुदेशन, उद्देश्य एवं आदान प्रदान, सार्वभौमिक नैतिक, ये तो लास्ट वाला के अंदर आता है, अनुबंधन, नैतिकता एवं अधिकार एवं कानून, सामाजिक सरोकार एवं आत्मबोध। तो ये आपसे पूछा गया है पारंपरिक जो अवस्था है, इसका इंग्लिश आप देख सकते हैं अगर हिंदी में कन्वेंशनल स्टेज है ना। तो इसका 2 सब स्टेज होगा, उन दोनों सब स्टेज में से कौन सा स्टेज जो है, ये चारों में से कोई एक ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, तो आपको बताना है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपका हो जाएगा सामाजिक सरोकार और आत्मबोध, ये आएगा कन्वेंशनल स्टेज के अंदर सब स्टेज, ठीक है। ये तो लास्ट वाला में पोस्ट कन्वेंशनल में आता है। फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। देखिए यहाँ पर क्या है, समायोजन घटित होता है। समायोजन, इसका इंग्लिश आप देख सकते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन घटित होता है जब बच्चे अपने अनुभवों को वर्तमान स्कीमाओं में सम्मिलित करने के लिए उनका रूपांतरण करते हैं। एकोमोडेशन किसको बोलेंगे, ये ज़रा आप समझिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि बच्चे अपने अनुभवों को वर्तमान स्कीमा जो होता है उसमें सम्मिलित करने के लिए उसका क्या करते हैं, अपने अनुभव में कुछ चेंज लाते हैं। बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं। बच्चों अपने स्कीमा को असंबंधित खंडों में बांट देते हैं, ये तो बात गलत है। बच्चों अपने मूर्त अनुभवों की जगह अमूर्त विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। अब बचा ये 2 ऑप्शन, इन दोनों में से कौन सा सही है? देखिए सम्मिलित करने के लिए उनका रूपांतरण करना, बच्चे अपने वर्तमान स्कीमा में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं, ये बात सही है। वो अपने स्कीमा में परिवर्तन करके जो नई चीज़ें होती है, नए एक्सपीरियंस होता है, उसको वो समझते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। एक 5 वर्षीय बच्चों को 16 फूलों के चित्र दिखाया गया, जिनमें से 4 लाल और 12 नीले हैं। ध्यान समझिएगा, 16 फूल के चित्र दिखाया गया जिसमें से 4 फूल लाल थे और 12 नीले थे। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक है या लाल फूल अधिक है, तो बच्चे उत्तर देता है नीले फूल अधिक है। यानी यहाँ पर 4 हैं लाल और 12 हैं नीले, तो ऑब्वियसली नीले अधिक है कि नीले फूल अधिक है। जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी डैश दक्षता हासिल नहीं कर पाया है। यहाँ पर पूछा गया क्या नीले फूल अधिक है या लाल फूल अधिक है, तो बच्चे ने क्या उत्तर दिया है, नीले फूल अधिक है। तो अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि बच्चे में अभी कौन सी दक्षता हासिल नहीं कर पाया है, ये पूछा गया है, कौन सी दक्षता हासिल नहीं कर पाया है। क्रमबद्धता, श्रेणीबद्ध वर्गीकरण, सकर्मक अनुमान, प्रतिज्ञप्ति चिंतन। तो देखिए श्रेणीबद्ध वर्गीकरण ये अभी हासिल नहीं कर पाया है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 2। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतःक्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन करती हैं। क्या करती हैं कि जो बच्चे हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो चल रहा है उसमें सहपाठी जो है उनसे अंतःक्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन करा रही है। तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है? लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत पर आधारित है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास पर, लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास पर। तो देखिए दोस्तों ये लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर ये दोस्तों बेस है। क्यों? क्योंकि वाइगोस्की कहते हैं बच्चों का जो लर्निंग है वो अच्छे तरीके से होता है, समूह में समाज से होता है, अपने सहपाठियों से अंतःक्रिया करके। सहपाठी से अंतःक्रिया यानी सामाजिकरण हुआ, तो समाज और संस्कृति के ऊपर वो ज़्यादा फोकस करते हैं कि बच्चे अधिगम समाज और संस्कृति से करते हैं, इसलिए आपका 3rd ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। प्रगतिशील कक्षा में पाठ्यचर्या के उद्देश्य डैश को महत्व देते हैं। यानी प्रगतिशील जो कक्षा है जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव क्लासरूम, तो इनका जो उद्देश्य है वो क्या महत्व देते हैं? रट्टन स्मृति, तो देखिए ये तो ऐसे ही गलत हो गया, रट्टन स्मृति को नहीं देते हैं। उसके बाद सत्ता के प्रति अनुकूलता, सत्ता के प्रति, सत्ता कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है। प्रत्यास्मरण और सतत अभ्यास, ड्रिल जहाँ आएगा वो निगेटिव है। आलोचनात्मक चिंतन, ये आपका 3rd ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि दोस्तों क्रिटिकल थिंकिंग को महत्व देते हैं।
क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करें, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने, ध्यान से यहाँ से समझना है, आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता, यानी खुद को पहचानना, खुद के अंदर झांक कर देखना है ना, और उसके अकॉर्डिंग अपने को गाइड करना, अंतः व्यक्तिगत बुद्धि कहलाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इंग्लिश में देख लीजिए, हिंदी में थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी हो सकती है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और एक इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल में होते हैं जो हम दूसरे के भावनाओं को देखते हैं, दूसरे के बिहेवियर को देखते हैं और रीड करते हैं, समझते हैं। इंट्रापर्सनल मतलब खुद के अंदर की भावनाओं को देखना, समझना, पहचानना और उसका प्रयोग करना। तो यहाँ पर अंतः व्यक्तिगत बुद्धि, ये आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। 11 नंबर की अगर हम बात करें तो कथन ए में दिया गया है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का सृजन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिंट समृद्ध वातावरण का सृजन बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बातें तो सही है। आगे अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर उपकारी वातावरण भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाती है। ये भी बात सही है। उपकारी वातावरण क्या है, भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाती है। और कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण, यानी कि जैसे वॉल पर पेंटिंग बना देना और लिख देना कुछ, जैसे जो बच्चे मतलब टेबल लिख देना या कुछ पिक्चर के माध्यम से ड्रॉ करके, ड्राइंग के माध्यम से उनको एक वातावरण ऐसा प्रोवाइड करना जिससे वो सीख सके। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, दोनों बातें सही है, ठीक है। और दूसरी जो बातें हैं, यानी कि आर जो है वो ए का व्याख्या कर रहे हैं कि नहीं, ये देखना है। उपकारी वातावरण जो होगा भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाएगा, बिल्कुल। तो ये देखिए, पहला जो है ये कह रहे हैं कि प्रिंट समृद्ध वातावरण का सृजन बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये बातें सही है। और दूसरा कह रहा है कि उपकारी वातावरण भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि पहला का ये क्या कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 12, इसमें है डैश शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि डैश शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिससे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। अब देखिए इसमें कौन सा प्रयोग जैविक अंतर के लिए होता है, तो दो चीज़ हम लोगों ने पढ़ी, एक लिंग और एक जेंडर हम लोगों ने पढ़ा है। तो जो लिंग होता है फ्रेंड्स, तो वो किसके लिए होता है, लिंग जो होता है वो जैविक अंतर के लिए, लड़के और लड़की में जो जैविक अंतर होता है उसको दोस्तों हम लिंग बोलते हैं, ठीक है। तो लिंग वर्ड हो जाएगा। और जेंडर जो है ये समाज ने बनाया है ना, महिलाओं और पुरुषों में के स्वभाव और विशेषताओं को लेकर ये समाज ने जेंडर बनाया, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में फ्रेंड्स क्या है, बहुभाषी कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा। बहुभाषी कक्षा के लिए यानी कि हमारे जो क्लासरूम है उसमें अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे हैं, तो उसके लिए कौन सा सबसे चीज़ें अच्छी होगी। स्कूल को केवल उन्हीं छात्रों की भर्ती करनी चाहिए जो स्कूल द्वारा निर्धारित अनुदेशन की भाषा में संवाद करते हैं। स्कूल ने बोला कि हमारे स्कूल में हमारी कक्षा में केवल इंग्लिश ही बोलना होगा, तो क्या केवल इंग्लिश बोलने वाले ही बच्चे की एडमिशन ली जाएगी, बाकी बच्चे की नहीं? तो ये तो बातें बिल्कुल गलत है, ठीक है। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और छात्रों को उस भाषा में संवाद करने के लिए प्रेरित करना चाहिए जिनका प्रयोग करने में उन्हें आसानी हो। ये 100% राइट है, ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। बाकी आगे का ऑप्शन अगर आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। शिक्षक को उन छात्रों को दंडित करना चाहिए, ये गलत है। स्कूल द्वारा निर्धारित अनुदेशन की भाषा में ही सभी का मूल्यांकन होना चाहिए, ये भी बात गलत है। तो ये चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आप दोस्तों खुद ही आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन है। क्वेश्चन नंबर हम 14 की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 14 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है। मानकीकृत परीक्षण, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा गया है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ऑफ असेसमेंट, यह छात्रों में अवसारी चिंतन को प्रोत्साहित करते हैं। तो देखिए मानकीकृत यानी स्टैंडर्ड परीक्षण, जो एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है उसी के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाएगा, तो ये छात्रों का क्या अवसारी चिंतन को प्रोत्साहित करेगा? ये तो बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं
वे मूल्यांकन के सख्त ढांचों संरचनाओं पर आधारित है। वे अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं और विविधताओं पर आधारित विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं। नहीं, ये तो स्टैंडर्ड, मतलब हमने मान लिया कि इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, इस तरह से ही मूल्यांकन किए जाएंगे। अब उसमें कोई हम फ्लैक्सिबिलिटी नहीं ला रहे हैं, बच्चे को हम ध्यान में नहीं रख रहे हैं, बच्चे के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसको भी ध्यान में नहीं रख रहे हैं, उसको बोलते हैं मानकीकृत परीक्षण। ठीक है, तो यहाँ पर तो कहा जा रहा है कि अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं और विविधताओं पर आधारित, तो ये तो बात गलत हो गया। स्टैंडर्ड परीक्षण में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और ये भी नहीं होगा। वे मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न गति से सीखता है। ये अगर मानते तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी रखते ना अपने मूल्यांकन में, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यानी कि जो हमारा मानकीकृत परीक्षण होता है वह सख्त ढांचा, यानी कि एक बना दिया गया ढांचा और संरचना बना दिया गया, बस उसी के आधार पर लिया जाएगा। चाहे बच्चे तेज सीख रहे हो, फास्ट सीख रहे हो, स्लो सीख रहे हो, क्या उनमें डिफरेंसेस जो, उन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा जाता है, तो उसको बोलते हैं हम मानकीकृत परीक्षण। तो ये दोस्तों सेकंड आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसके संदर्भ में सही बातें कौन है ये पूछा गया था। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है? आकलन हेतु, अधिगम के लिए आकलन, यहाँ पर क्या है? अधिगम के लिए आकलन। देखिए, एक अधिगम के लिए आकलन होता है, एक अधिगम अधिगम का आकलन होता है, और एक फ्रेंड्स मतलब कि आपका हो जाता है इवैल्यूएशन एज अ लर्निंग, एवल्यूशन ऑफ द लर्निंग। एक होता है आप सेल्फ आकलन करना, दो तीन चीज़ें यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है असेसमेंट फॉर लर्निंग, एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एक होता है असेसमेंट एज लर्निंग, तीन चीज़ें होती है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है असेसमेंट फॉर लर्निंग पूछा गया है, तो इसके लिए कौन सा उपयुक्त है? सिर्फ साल के अंत में परीक्षा लिया जाए, ये उपयुक्त है, या फ्रेंड्स ये उपयुक्त है बच्चों के संप्रदाय बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण किया जाए। मानकीकृत परीक्षण केवल प्रत्यास्मरण, देखिए प्रत्यास्मरण ये सब निगेटिव है, मानकीकृत परीक्षण भी सिर्फ साल के अंत में परीक्षा, ये भी निगेटिव है। ऑप्शन आपका 2 राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। अधिगम की प्रक्रिया के संदर्भ में यह तकनीक, एक अध्यापिका है, टीचर है, विद्यार्थियों को गणित के सवाल के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया, मतलब कि वो अपने आंसर तक पहुंच सके स्टूडेंट, इसके प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए वो क्या कर रही है? उसको बढ़ावा दे रही है। तो अधिगम की प्रक्रिया के संदर्भ में यह तकनीक अर्थहीन है। क्या ये अर्थहीन है? नहीं देना चाहिए बढ़ावा, कभी कभार ही इस्तेमाल की जानी चाहिए, ये भी बात गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अधिगम की गति को बाधित करेगी, ऐसा क्यों? हम बच्चे को अगर आंसर तक पहुंचने के लिए हम बढ़ावा दे रहे हैं तो अधिगम को बाधित नहीं करेगी, बल्कि अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार होगा। तो ये ऑप्शन आपका 4th ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। और फ्रेंड्स हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम के उपयुक्त स्तर मान सकती है? समावेशी शिक्षा की बात यहाँ पर की गई है। सृजनात्मकता, यानी कि फ्रेंड्स सृजनात्मकता, ये तो बातें सही है। स्वलीन, बिल्कुल ये भी सही है। अधिगम विकार, मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण, यानी समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम के लिए उपयुक्त स्तर मानती है? जो क्रिटिकल थॉट रखने वाले बच्चे हैं, जो मतलब कि सृजनात्मक बच्चे हैं, ठीक है, गिफ्टेडनेस बच्चे हैं, जो गिफ्टेड जिसको बोला जाता है बच्चे हैं, उनके लिए भी वो मतलब कि ध्यान रखती हैं, उनके लिए भी उपयुक्त स्तर मानती है। समावेशी शिक्षा उनके लिए भी है। जो बच्चे स्वलीन, यानी कि जिसको ऑटिज्म बोलते हैं, उनके लिए भी। जो बच्चे में अधिगम विकार है उनके लिए भी। जो मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण है उनके लिए भी। यानी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा मतलब 4th, जिसमें चारों होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 17 की बात करते हैं, 18 की बात करते हैं। एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित करता है या फिर उल्टा कर देता है, कहलाती है। यानी कि देखिए पढ़ते समय, तो पढ़ते समय जो भी प्रॉब्लम बच्चे का हो रहा है दोस्तों, वाचन वैकल्प यानी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिसलेक्सिया बोलते हैं, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 1st। आगे हम बात करते हैं, अगर रिटेन संबंधी होता है तो यहाँ पर हो जाता है दोस्तों डिस्ग्राफिया। अगर कैलकुलेशन संबंधी विकार होता है तो डिस्कैलकुलिया।
आगे हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। बिंदु अपने आप से परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है। वह मौलिक एवं अभिसारी समाधानों को खोज कर लाती है। ये गुण किसकी ओर संकेत करते हैं? क्या है? बिंदु अपने आप से परियोजना पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है, मतलब कोई बोलता नहीं है, खुद ही वो मौलिक एवं अभिसारी समाधानों को खोज कर लाती है। ये गुण किस ओर संकेत करते हैं? स्वयं केंद्रीयता, सृजनात्मकता, बाह्य अभिप्रेरणा, संज्ञानात्मक विलंबता। देखिए, संज्ञानात्मक विलंबता तो होगा नहीं, बाह्य अभिप्रेरणा की यहाँ पर बात नहीं की गई है, कोई उसको फोर्स नहीं कर रहा है इसके लिए, वो खुद कर रही है ना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे तो हो जाएगा आपका सृजनात्मकता, यानी कि खुद वो क्या है, क्रिएटिविटी है, यानी खुद से उसको कोई फोर्स नहीं कर रहे हैं, उसको कुछ भी कोई ऐसा नहीं कह रहे हैं कि तुम ऐसा करो, लेकिन वो फिर कर रही है, वो खुद परियोजना पर कार्य करने के लिए क्या है, उत्साहित है। तो इस क्रिएटिव बोल सकते हैं, क्रिएटिव माइंड की है बच्ची, ठीक है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 19 का 2। आगे हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? आंशिक दृष्टि वाले, मतलब कि पूरी तरह से वो दृष्टिबाधित बच्चे नहीं हैं, आंशिक मतलब कि आधी अधूरी प्रॉब्लम है देखने में, ठीक है, वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त है? अब देखिए यहाँ पर जो बच्चे को पूरी तरह से स्पष्ट चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है, उनके लिए अधिगम सामग्री कौन सी अच्छी होगी? बड़े प्रिंट में छपी पुस्तकें, क्या ये अच्छी होगी? तो बड़े बड़े प्रिंट में छपे रहेंगे तो अच्छे से देख पाएंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं बट पूरी तरह से उन्हें दिखाई नहीं दे रही है। तो बड़े प्रिंट में अगर पुस्तक रहेगी तो देखने में उन्हें क्या होगी, सहूलियत होगी। ये बातें सही है। त्रिआयामी, ये बिल्कुल जो दृष्टिबाधित स्टूडेंट होते हैं, त्रिआयामी 3 डायमेंशनल मानचित्र और चार्ट उनके लिए बेटर होता है, ये ऑप्शन हो जाएगा। छोटे प्रिंट वाले ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। जब बड़े प्रिंट वाले हो गए तो छोटे प्रिंट वाले ऑप्शन नहीं होंगे। सॉफ्टवेयर जो कि मूल पाठ को वाक्य में परिवर्तन, देखिए वाक्य में मतलब पूरे पाठ को अगर हम उसका ऑडियो में कन्वर्ट करके पढ़ाए तो ये भी ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो सुन तो पाएंगे। यानी फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, ये ऑप्शन आपको 2 में दिख रहा है, ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट ऑप्शन। 21 की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21, कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है? ध्यान देना है, क्या है? नहीं है। बच्चों के कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए, ताकि वो सीख सके, इसमें सहयोग देने के लिए कौन सा प्रभावशाली नहीं है? संप्रदाय नक्शों के निर्माण में बच्चों की सहायता, इसमें तो हम सहायता कर रहे हैं तो ये तो प्रभावशाली होगा, बट हमसे नहीं पूछा गया है। बच्चों को स्मृति सहायक विधियों और खंडीकरण के उपयोग की सीख। आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो नहीं होगा, बच्चों को प्रश्नों के उत्तर की निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना है, ये तो गलत बात है ना। नकल उतारने के लिए क्यों बोलेंगे? ये प्रभावशाली नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं आपसे पूछा गया है। ऑप्शन अगर हम 4th की बात करें तो देखिए 4th ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, बच्चों को अपने सहयोगियों के साथ बैठकर सीखने के लिए प्रेरित करना, ये तो अच्छी बात है, इसलिए ऑप्शन आपका 3rd ऑप्शन सही है। अब 22 की बात कर लेते हैं। 22 क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन सा सवाल प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है? प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित कौन सा है? अमेरिका की राजधानी क्या है? ये तो एक वर्ड में हो जाएगा। और प्रक्रियात्मक आपसे पूछा गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मानचित्र और ग्लोबल में अंतर क्या है? 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है? प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है? तो प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित पूछा गया है। प्रक्रियात्मक, प्रक्रिया, तो इसमें कोई प्रक्रिया की बात तो नहीं की जाएगी, तो परिभाषा है। यहाँ भी कोई प्रक्रिया की बात नहीं, यहाँ प्रक्रिया बताना पड़ रहा है। 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है? तो वहाँ पर एक प्रोसेस बताना होगा, प्रक्रिया बताना होगा कि ये तरीका है ना। तो ये ऑप्शन आपका 3rd ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 23 में क्या है? इसमें है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका दोस्तों EVS हो या मैथ्स हो या मतलब CDP हो, पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति ज़रूर कर लीजिएगा अच्छे से।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? बेधन जहाँ वर्ड आएगा काट दीजिए, ये निगेटिव है। अन्वेषण प्रेरित, खोज उन्मुखी, ये तो सही लग रहा है। और आगे हम देख लेते हैं पाठ्य पुस्तक और शिक्षा केंद्रित। देखिए शिक्षा केंद्रित नहीं होना चाहिए, बच्चों केंद्रित होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए। परीक्षा के लिए सीखने की और परीक्षा के लिए हम नहीं पढ़ते हैं, हम अन्वेषण यानी खोज पर आधारित होना चाहिए। ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन यानी कि 2 हो जाएगा। 24 की अगर मैं बात करूँ, निम्न में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है? सार्थक अधिगम पाठ्यपुस्तकों में दिए गए तथ्यों को याद करने तक सीमित, ये तो बिल्कुल गलत है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय से बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है। हाँ, ये तो सही लग रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स क्या है, विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को भी उसमें सम्मिलित किया जाए, ठीक है, तो उसको सार्थक अधिगम हम बोलेंगे। अधिगम को केवल पेपर पेंसिल आधारित, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को केवल शिक्षक द्वारा जानकारी मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे अपने आप में भी ज्ञान का सृजन करते हैं, ऐसा नहीं है कि बस वो मूर्ति है उनके अंदर जो डाला जाएगा वही वो मतलब रटेंगे वही बकेंगे, वो खुद भी ज्ञान का सृजन कर सकते हैं। तो अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को भी सम्मिलित करते हैं। ऑप्शन आपका सेकंड राइट ऑप्शन। आगे हम बात करते हैं 25। समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है? ध्यान से समझिएगा, समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक ही तरीके से समस्या को प्रस्तुत करने की बात की गई है, तो प्रक्रियात्मक स्थिरता ये बिल्कुल नहीं। अनुक्रिया समुच्चय ये कहलाएगा, क्योंकि हम रिस्पॉन्स सेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अनुरूपक चिंतन ये सब बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा राइट ऑप्शन 2। आगे हम बात करते हैं 26 में हो जाएगा फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन, एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूहों में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं, प्रत्येक समूह का एक सहायक है, किस उपागम का कक्षा में उपयोग हो रहा है? ध्यान समझिएगा, छोटे छोटे ग्रुप बना दिया गया, बच्चे कार्य कर रहे हैं, उस ग्रुप को सहयोग करने वाला एक सहायक भी है, तो किस उपागम का कक्षा में उपयोग हो रहा है? व्यवहारवादी का, संरचनावादी का, मनोविश्लेषणवादी का, प्रतिपादक का, किसका हो रहा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर संरचनावादी का हो रहा है, ठीक है, संरचनावादी का हो रहा है। आगे हम बात करते हैं 27 में क्वेश्चन आपका हो जाएगा, समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य से आरंभ करके क्रमशः पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुंचा जाता है कहलाती है। समस्या समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य से हम शुरू होते हैं, क्रमशः पीछे की तरफ चलकर हम कहाँ जाते हैं? हल तक पहुंचते हैं। पहले हमारा लक्ष्य होता है कि हमें ये फाइंड करना है, फिर उसके बैक में हम जाकर हम हल तक पहुंचते हैं। तो इस तरह का जो मतलब प्रणाली है वो क्या कहलाता है? फ्रेंड्स, पश्चगामी कार्यकारी युक्ति, कलन विधि, अनुरूपक या स्मरण सहायक विधि। स्मरण सहायक तो ये बिल्कुल नहीं होगा, कलन विधि भी नहीं होगा। पश्चगामी यानी पीछे की ओर हम जा कर के समस्या के समाधान तक पहुंच रहे हैं। ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा राइट ऑप्शन। आगे हम बात करते हैं 28 में क्वेश्चन है, जब बच्चे गलतियाँ करते हैं तो उन्हें कक्षा में महत्व नहीं देना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। जब बच्चे गलतियाँ करते हैं तो उन्हें कार्य को बार बार दोहराने के लिए कहना चाहिए जब तक कि वह गलती करना छोड़ न दे, ये तो बात बिल्कुल गलत है। वही गलती को हम क्यों बोलेंगे कि बच्चे आप उसी गलती को बार बार रिपीट करो, ये बात सही नहीं है। उन्हें कक्षा के एक अलग खंड में बैठाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शिक्षक को बच्चों की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उनके साथ चर्चा करना चाहिए, बिल्कुल ये करना चाहिए, ठीक है, अगर बच्चे गलती करते हैं तो। ऑप्शन 4 इज़ अ राइट ऑप्शन। आगे हम बात करते हैं 29, क्वेश्चन नंबर 29। एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? ध्यान समझिएगा क्या पूछा गया है कि शिक्षक अपने बच्चों को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने, वो खुद से मतलब कि मोटिवेट हो, खुद से उसके अंदर आए कि हमें पढ़ना है, और इसके लिए कैसे वो प्रोत्साहित कर सकते हैं? दुश्चिंता और भय पैदा करके, ये निगेटिव पॉइंट है, मतलब ऐसी चीज़ों को आपको बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। प्रतिस्पर्धा परीक्षण द्वारा, प्रतिस्पर्धा भी निगेटिव होता है। व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्यों को निर्धारित करने में उनका सहयोग देकर, ये बात सही है। वास्तविक इनाम टॉफी देकर, ऐसा कुछ भी नहीं है। व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्यों को निर्धारित करने में उनका हम सहयोग करेंगे, जिससे वो आंतरिक रूप से खुद प्रेरित होंगे। उनका लक्ष्य, उनका गोल निर्धारित हम करवाएंगे कि आपको करना क्या हम,
उसके लिए खुद वो प्रेरित होंगे कि हमें इस चीज़ों को पूरा करना है, अचीव करना है, उसके लिए वो मतलब सीखेंगे। तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और लास्ट हमारा क्वेश्चन 30 है, किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? ध्यान समझिएगा, इसमें क्या है, किसी विद्यार्थी की योजना बनाना, जांचना, मूल्यांकन करना और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? अधिसंज्ञान कहलाती है। इसको अधिसंज्ञान बोलते हैं फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा। इसको हम मेटाकॉग्निशन बोलते हैं, यानी कि योजना खुद बनाना, जांचना, मूल्यांकन करना और अधिगम में परिवर्तन लाने का भी क्षमता रखना, अधिसंज्ञान। तो ये आपका दोस्तों हो गया 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स का CDP का था। 27 दिसंबर का जो ऑनलाइन पेपर हुआ था 2021 में, वही पेपर था, पेपर 1 था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ऐसे एजुकेशनल वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए आप सभी लोगों को थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे।